समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज शंकराचार्य के मुद्दे पर सीधे योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि वो खुद सीधे शंकराचार्य जी के संपर्क में हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के मुद्दे पर आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधे उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य के साथ एक एक सनातनी खड़ा हुआ है। कम से कम शंकराचार्य जी मैदान में डटे तो हुए हैं और नकली सनातनियों की पोल खोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले बयान पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि इस कलयुग में कौन कालनेमी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कालनेमी ही बीजेपी का काल बन जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर हमला करते नजर आए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में युवाओं को आगे लाने का आह्वान किया तो बीजेपी ने अब इसका सियासी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और बीजेपी 1000 उदीप्तमान कार्यकर्ताओं को तैयार करके संगठन में लाने की तैयारी कर रही है। पार्टी देश भर से 1000 उदीप्तमान कार्यकर्ताओं को आगे लाने जा रही है, जिनके जरिए अगली पीढ़ी का नेतृत्व तैयार किया जाएगा। इन कार्यकर्ताओं की उम्र 25 से 40 साल के बीच होगी। चयन के बाद उन्हें 3 साल तक वैचारिक, संगठनात्मक और राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ऐसे कैडर तैयार हों जो विचारधारा और चुनाव दोनों मोर्चों पर पार्टी को मजबूती दे सके। 3 साल की ग्रूमिंग के बाद करीब 200 कार्यकर्ताओं को बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश संगठनों में अहम जिम्मेवारियां दी जाएंगी। लगभग 300 को विभिन्न उपक्रमों, आयोगों और समितियों में जगह मिलेगी, जबकि शेष 500 कार्यकर्ताओं को भविष्य के नेता के तौर पर अलग अलग स्तर पर तैयार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। राज्यवार हिस्सेदारी भी सियासी महत्व के मुताबिक तय की गई है। उत्तर प्रदेश से करीब 110, बिहार से लगभग 70, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 60 और 50 कार्यकर्ता चुने जाएंगे, जबकि छोटे राज्यों से 15 से 20 युवाओं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद तत्कालीन सीजीएम ने अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने के आदेश के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कांग्रेस ने इस ट्रांसफर का विरोध किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि वो गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू न करें। उत्तर प्रदेश के संभल में वकील आक्रोशित हैं। वहाँ नारे लग रहे हैं। नौजवान, महिलाएं, छात्र, मजदूर, संत, मिडिल क्लास यानी देश का हर वर्ग बीजेपी से परेशान है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि बाबू बजरंगी के वीडियो से साफ है कि कैसे जज बदलकर उसे राहत दी गई थी। यानी ये टेस्टेड मॉडल है जिसे अब यूपी में लागू किया जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे बीजेपी न्यायपालिका को कब्जे में रखना चाहती है और हम संभल के वकीलों के साथ खड़े हैं। फिर संभल में एक नए जज की तैनाती की गई, लेकिन जब वकीलों का दबाव पड़ा तो चुपचाप उन्हें भी हटा दिया गया। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली दंगों में भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ आदेश देने वाले जस्टिस मुरलीधरन का भी आधी रात को तबादला कर दिया गया था। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले आज अभिषेक बनर्जी की बड़ी रणनीति किस विषय पे, बीजेपी पार्टी को पश्चिम बंगाल से कैसे रोका जाए, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी आज 4 बजे से एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी विधायक, सांसद, तमाम टीएमसी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। बातचीत में पूरी रणनीति तैयार किया जाएगा। 2026 में किस तरह से ब्लॉक स्तर पे टीएमसी के कार्यकर्ता जाए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो जो काम किए हैं, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो योजनाएं चल रही है, उन्हें जनता के बीच में बताया जाए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल आ रहे हैं, टीएमसी पार्टी पे हमला कर रहे हैं और उनके हमले का जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर यहाँ पे अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं। और लगातार अभिषेक बनर्जी पूरे जनवरी भर सभी जगहों पे सभा कर रहे हैं और एसआईआर पे बीजेपी पार्टी को भी घेर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। गुजरात में 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को चुनाव विभाग की नोटिस। राज्य की तैयार की गई ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं का विवरण मेल नहीं खा रहा है पुराने रिकॉर्ड से।
गुजरात में जारी ड्राफ्ट सूची में कुल 4 करोड़ 34 लाख मतदाता दर्ज हैं, लेकिन इनमें से 1 करोड़ 73 लाख मतदाताओं के नाम, उम्र और पते जैसी जानकारी साल 2002 की पुरानी मतदाता सूची से मैच नहीं कर रही। चुनाव विभाग ने इस गड़बड़ी को लॉजिकल डिस्क्रम्सी और नो मैपिंग की श्रेणी में रखा है। अधिकारियों के मुताबिक ये त्रुटियां मतदाताओं की नहीं बल्कि पुरानी डेटा एंट्री की है। अब संबंधित मतदाताओं को BLO के माध्यम से नोटिस भेजकर दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद बड़ी संख्या में दावे और आपत्तियां मिली है, जिनमें नाम जोड़ने के लिए 6,54,000, नाम हटाने के लिए 12,54,000 और सुधार या स्थानांतरण के लिए 5,04,000 फॉर्म जमा हुए। यहाँ आपको बता दें कि गुजरात के मशहूर हास्य कलाकार शाहबुद्दीन राठौड़ का नाम मतदाता सूची से कटवाने के लिए भी चुनाव विभाग को आवेदन मिला है, जिसके बाद बड़ा विवाद शुरू हो गया है और इसी कड़ी में राजनीतिक दल पहले ही इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बारसी तालुका से सामने आया है, जहां जिला परिषद के चुनाव के लिए पूरे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, साथ ही एनसीपी के दोनों गुट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हुए एक नए गठबंधन की घोषणा जो है वो की है। चारों पार्टियां एक साथ आए हैं। यह पूरा का पूरा मामला जो है सोलापुर जिले के बारसी तालुका में जिला परिषद चुनाव को लेकर यह गठबंधन जो है वो किया गया है। इस गठबंधन से सोलापुर जिले में जो है बड़ी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। इस अघाड़ी का घोषणा जो है शिवसेना उद्धव गुट के विधायक दिलीप सोपाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है। इसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से आज शाम 4 बजे बारसी में होने जा रहे सभा में भारी से भारी संख्या में शामिल होने की अपील जो है वो की है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज 24, मुंबई। पटना में नीट छात्रा के हुई संदिग्ध मौत के मामले की जांच के लिए गठित SIT खुद सवालों के घेरे में है। इस SIT का गठन 15 जनवरी को किया गया था, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात सामने आया था कि छात्रा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। लेकिन SIT की अब तक की जांच में ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पाया है जिससे कि इस जांच की दिशा को आगे बढ़ाया सके। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस ने SIT को के हवाले से ये कहा था कि पटना एम्स को सेकंड ओपिनियन रिपोर्ट जो PMC से दी गई थी, उसकी सेकंड ओपिनियन रिपोर्ट के लिए एम्स को दिया गया है और एम्स से जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन पटना एम्स के फॉरेंसिक के HOD ने ये खुलासा किया है कि अभी तक उन्हें पूरी जानकारियां नहीं दी गई हैं, जो एविडेंस थे वो उन्हें नहीं दिया गया है, लिहाजा अभी वो रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से SIT काम कर रही है उससे अब परिजनों ही नहीं बल्कि आम लोगों में सवाल उठ रहा है कि आखिर SIT का यह ढुलमुल रवैया क्यों अपना रही है और किसे इस पूरे कांड में बचाने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन सिन्हा के साथ अमिताभ बोझा, न्यूज 24। उज्जैन के तराना में सांप्रदायिक हिंसा के तीसरे दिन यहाँ पर हालात काफी हद तक सामान्य हो चुके हैं, लेकिन धारा 163 यहाँ पर लगी हुई है। दुकानें अभी बंद हैं, जरूरत के सामान जो मिलते हैं उन दुकानों को चालू किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के जवान, पुलिस की गाड़ियाँ, SP और उज्जैन के कलेक्टर यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, किसी भी तरह की स्थितियां ना बिगड़े। आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में, जहां गुरुवार को जो घटना हुई थी, जो जिस वक्त बस स्टैंड के पास बजरंग दल के नेता जो है सोहेल ठाकुर का एक मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था कुछ लोगों से, वो जो दूसरे समुदाय के थे, और इसके बाद इस मामले में सोहेल ठाकुर पर हमला भी हुआ था और इसके बाद जो हिंसा भड़की तो कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। करीब दर्जनों जो हैं बसों में यहाँ पर तोड़फोड़ की घटना गुरुवार के वक्त हुई थी। इसके मामले में 6 लोगों पर FIR दर्ज की गई और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर हिंसा भड़की और एक अफवाह को लेकर यहाँ पर हिंसा ऐसी भड़की थी कि जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने जो है नई बाखल इलाके में पथराव किया और जिसके बाद आपस में यहाँ पर 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके चलते एक बस में आग भी लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, कुछ गाड़ियों में भी और घरों में भी पथराव की घटना हुई थी। देर रात तक ये स्थिति रही कि पुलिस फोर्स को अलग अलग इलाकों में जाकर यहाँ पर देखना पड़ा, क्योंकि अलग अलग जगह इस तरह की खबरें आ रही थी कि यहाँ पर फिर से माहौल खराब हो रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24, उज्जैन।
जयपुर में इन दिनों विंटेज कारों का जलवा नजर आ रहा है। यहाँ पर 27वीं विंटेज कार एग्जीबिशन लगाई गई है और खास बात यह है कि देश भर से तमाम विंटेज कार यहाँ पर आई हुई है, जो कि ऑटोमोबाइल के इतिहास को यहाँ पर प्रदर्शित करती है कि ऑटोमोबाइल के इतिहास कितना जीवित है, किस कदर ये लगातार आगे बढ़ा है। आपने यहाँ पर जितनी भी कारें देख रहे हैं, उस कारों की खासियत है कि ये करीब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी भारतीय सड़कों पर सटपट दौड़ती नजर आती है। पूरे देश भर में यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन कारों ने अपना सफर तय किया है। इन सभी कारों के पीछे कोई न कोई एक इतिहास, एक कहानी यानी कि दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है और इन्हीं दिलचस्प कहानियों को देखने, समझने, इन कारों के डिजाइन को जानने के लिए तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कल का दिन काफी खास होगा क्योंकि ये विंटेज कारें जयपुर की सड़कों पर एक साथ सटपट दौड़ती नजर भी आएंगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। कस्टोडियल डेथ के मामले में गुजरात देश में टॉप पर। वडोदरा के लॉकअप में हुई युवक की मौत ने फिर चर्चा को दिया तूल। 2 दिन पहले वडोदरा पुलिस के लॉकअप में हुई एक युवक की मौत ने गुजरात में बढ़ रहे कस्टोडियल डेथ के मामले को फिर तूल दे दिया है। दरअसल पत्नी की शिकायत पर आज वाघोड़िया रोड पर वुडन हाउस में रहने वाले रमेश वसावा को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसकी अगले दिन सुबह लॉकअप में लाश मिली। पुलिस का कहना है कि रमेश ने आत्महत्या कर ली, लेकिन बहन का आरोप है कि पुलिस ने उस पर टॉर्चर किया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में गुजरात पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2023 में देश भर के 62 कस्टोडियल डेथ में से आधे से ज्यादा यानी 30 महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात में दर्ज हुए। गुजरात में पिछले 5 सालों में 75 कस्टोडियल मौत दर्ज हुई है, 2 देश में सबसे ज्यादा। इतना ही नहीं, इन घटनाओं के बाद जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई के उदाहरण भी कम है। उनमें से किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी को इस मामले में अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। 2000 में एनकाउंटर के लिए बदनाम गुजरात पुलिस पर अब कस्टोडियल डेथ को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने मिशन 2027 के लिए अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और अब श्रोमणी अकाली दल ने भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और आज चंडीगढ़ में श्रोमणी अकाली दल की एक अहम बैठक भी हुई है, जिसमें श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में श्रोमणी अकाली दल ग्राउंड से जुड़े लोगों के साथ संपर्क भी करेगा और इसके साथ साथ अलग अलग विधानसभा हलकों में रैलियां भी की जाएंगी, जिनकी शुरुआत फरवरी महीने से होगी। और वहीं पर चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर लोगों से जुड़े हुए दूसरे मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा और लोगों को असलियत से वाकिफ करवाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि फरवरी से शुरू होने वाला जो जनसंपर्क अभियान है श्रोमणी अकाली दल का, वो कहां तक कारगर हो पाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24, चंडीगढ़। लंबे ड्राई स्पेल के बाद हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में दुश्वारियां भी बढ़ गई है। मैं इस समय शिमला में हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ी बर्फ पे निकल नहीं पा रही। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। चारों तरफ यहाँ पर इस टाइम बर्फबारी हो रही है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। बर्फ से पेड़ पूरी तरह भर चुके हैं और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो काफ़ी स्लिपरी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ चलानी भी मुश्किल हो चुकी है। भारी तादाद में टूरिस्ट हिमाचल की तरफ रुख कर रहे हैं। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। इस बर्फबारी में जो टूरिस्ट हैं, जो लोकल्स हैं, वो तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बर्फबारी में अपने जन्मदिन को बेहद खास बनाना चाहते हैं। आज अस्मी का जन्मदिन है और देखिए बर्फबारी के बीच जो है वो केक लेकर आई हैं, पूरा परिवार साथ है ताकि यादगार बनाया जाए इस पल को और इन्हें जो है वो ताउम्र याद रहेगा कि इनका जन्मदिन बेहद खास मौका, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी के बीच जो है वो केक काट रहा है और अस्मी ने बताया कि पूरा ताउम्र उन्हें याद रहेगा कि एक ऐसा बर्थडे जब उन्होंने केक बर्फबारी में काटा। फ्रेंड्स के साथ क्या कुछ बातचीत हुई? थैंक यू। फ्रेंड्स के साथ भी बहुत बातचीत हुई। मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ से बाहर ही हैं और उन सबको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, वो सब इतना मिस कर रहे हैं चीजों को। हाँ, उनको सब बताया। बिल्कुल, तो आप देखिए बेहद यादगार पल और ऐसे में पूरा परिवार यरजौरी का रहने वाला है और यहाँ पर पहुंचा है ताकि बर्फबारी के बीच इस बच्ची का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, राजौरी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और नई मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी कमिश्नर और एनएमएमसी कमिश्नर को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को भी धमकाया है
दोनों कमिश्नर से कोर्ट ने पूछा है कि आपका वेतन क्यों न रोक लिया जाए, क्योंकि प्रदूषण को कम करने के लिए जो काम किए जाने चाहिए थे आपने किए हैं या नहीं किए हैं वो जमीन पर नहीं दिख रहा है, और ना ही वायु प्रदूषण कम हो रहा है। वायु प्रदूषण से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनमें 30% इजाफा हुआ है। यही कारण है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं, इसके बावजूद आप पर असर नहीं हो रहा है, आपके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन साइट उसी तरह से चल रही हैं। इस तरह के कड़े और तीखे सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों कमिश्नर से किया है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। फिल्म अभिनेता और फिल्म क्रिटिक्स कमाल रशीद खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमाल खान पर मुंबई की एक रिहायशी इमारत पर फायरिंग करने का आरोप है। जिस इमारत पर फायरिंग की गई उस इमारत का नाम नालंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिलहाल जो तस्वीरें नालंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी की आप देख रहे हैं, और इसी इमारत पर कमाल खान ने 2 राउंड फायर किए थे। घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है। 18 जनवरी की शाम इसी इमारत के दूसरे और चौथे मंजिल पर 2 राउंड फायर किया गया था, और इमारत की से बुलेट, जो बंदूक की जो बुलेट है वो भी रिकवर की गई थी। फायरिंग की घटना की सूचना मिलते से ही पुलिस को तत्काल जानकारी दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। इस बिल्डिंग के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाले गए, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस को कुछ ठोस जानकारी से नहीं मिली। एक बार फिर से कमाल खान विवादों में है और मुंबई पुलिस की कस्टडी में है इस रिहायशी इमारत पर फायरिंग करने के आरोप में। कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। हाथ कपा देने वाली ठंड, खून जमा देने वाली सर्दी और भारी बर्फबारी के बीच हमारी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर लगातार हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। यही वो बहादुर जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इस समय बेहद ज्यादा बर्फबारी हो रही है और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर भारतीय सेना के जवान, ऑफिसर, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर, जिनकी संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। आप देखिए कि कठिन परिस्थितियों में भी जवान कैसे इस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किए हुए हैं। ये देखिए जो बर्फबारी है वो करीब 1.5 से 2 फीट है। आप देखिए कि एक एक कदम फूक फूक रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फबारी है वो इतनी ज्यादा है कि जवान जो है जब चलते हैं तो उन्हें बेहद ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तमाम जितने भी जवान हैं वो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि पूरी तरह से जो है हमारा जो एरिया है वो सुरक्षित रहे। और आप तस्वीरों में देखिए अभी लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन इन जवानों के जो है कदम है वो रुकते नहीं है। इनका यही मकसद है कि कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब न हो पाए। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।